पेपर छोड़ो कोरा, एक नोटा का बोरा लाग जाएगा छोरा। ये हालत पैदा कर रखी है सरकार ने। किसी देश को बर्बाद करना है तो उस देश के अंदर कोई तोपे बनाने की जरूरत नहीं है। केवल मात्र उस देश की शिक्षा को खत्म कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी इस देश को दोबारा से गुलाम करने पे तुली है। ये वही सावरकर की औलाद है जिन्होंने, ये वही सावरकर की औलाद है जिन्होंने कभी तिरंगे को सम्मान नहीं दिया। इन स्कूलों पे, कॉलेजों पे, यूनिवर्सिटी के ऊपर कितना ताला लगा दो। कैसे पढ़ लिए, इनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली दे दी तो ये पढ़े लिखे बच्चे कल को ये सवाल खड़ा करेंगे। इस तरह से हमें लगातार कमजोर बनाया जा रहा है। आवाज दो, शिक्षा का चीन करेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, शिक्षा का चीन करेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। स्कूल कॉलेज खोलने होंगे, खोलने होंगे, खोलने होंगे। हरियाणा सरकार ने नए साल पे हरियाणा के छात्रों को एक बहुत ही नायाब तोहफा दिया था और वो तोहफा ये था कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को 12 जनवरी तक बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर ये पाबंदी 26 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। मुझे ऐसा लगता है और हरियाणा सरकार को भी ऐसा लगता है कि भाई सबसे पहले जो कोरोना जब भी लहर आती है तो सबसे पहले शिक्षण संस्थानों में आती है। आप देख लीजिए, सबसे पहले जब पहली लहर आई तब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद किया गया था और दूसरी लहर आई तब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद किया गया था। और आप देख पा रहे हैं, ठीक से देख पा रहे हैं कि तीसरी लहर आई है तो तब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद किया गया है। मैं हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से और मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोरोना सबसे पहले शिक्षण संस्थानों में आता है? क्या पढ़ने वाले बच्चों को होता है? आप सोचे कि ठेके खुले हैं और सरकारी जो बसें हैं, परिवहन जो सर्विस है वो फुल कैपेसिटी के साथ चल रही है, बाजार फुल कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं और जो राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, राजनीतिक प्रोग्राम हो रहे हैं। हरियाणा सरकार में नवनियुक्त मंत्री देवेंद्र बबली, उन्होंने 5000 लोगों का प्रोग्राम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर में 500 लोगों का प्रोग्राम किया और मैं देख पा रहा था जैसे वहाँ पे सिटिंग प्लान था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया था, ना वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। आप सोचिए, मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में, मंत्रियों के प्रोग्राम में और राजनीतिक रैलियों में कोरोना नहीं आता। कोरोना सिर्फ जो है शिक्षण संस्थानों में आता है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। शिक्षा को खत्म इसलिए करना चाहते हैं ताकि भविष्य में आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां इन सरकारों से सवाल न पूछ सके, अपने हक अधिकारों की लड़ाई न लड़ सके। हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है, ना ही किसी पार्टी विशेष की सरकार से है। हमारी लड़ाई कुर्सी के उस पार आदमी से बैठे हैं, कुर्सी के उस पार बैठे आदमी से है जो इस समय सत्ता पे काबिज है और हम सबको इसके खिलाफ जो लड़ना होगा। आवाज दो, आवाज दो। इसी कड़ी में हमारे बीच में साथी पहुंचे हैं संविधान मोर्चा, संविधान बचाओ मोर्चा से कृष्ण माजरा जी, वो अपनी बात रखेंगे। स्कूल कॉलेज खोलने होंगे, खोलने होंगे, खोलने होंगे, स्कूल कॉलेज खोलने होंगे, खोलने होंगे, खोलने होंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, आप मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने कहा है, यदि किसी देश को बर्बाद करना है उस देश के अंदर कोई तोपे बनाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने कहा है, यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो उस देश के अंदर कोई तोपे बनाने की जरूरत नहीं है। केवल मात्र उस देश की शिक्षा को खत्म कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ऐसी नीति ये भारतीय जनता पार्टी इस देश को दोबारा से गुलाम करने पे तुली है। ये वही सावरकर की औलाद है जिन्होंने, ये वही सावरकर की औलाद है जिन्होंने कभी तिरंगे को सम्मान नहीं दिया। साथियों, ये इस देश के अंदर मनुस्मृति दोबारा से लागू करना चाहते हैं। यहाँ ठेके खुले होते हैं, यहाँ से रैलियां होती है,
मगर वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, यदि आपने स्कूल कॉलेज बंद करने हैं तो रात के 10 बजे के बाद आप कर सकते हैं। जिस प्रकार दारू के ठेके रात के 10 बजे के बाद बंद है। मैं यहाँ साथी, चाहे वो मेरे सीआईडी वाले भाई है, चाहे पुलिस कर्मचारी भाई है, या सेक्टर के अंदर बैठे कर्मचारी भाई है, साथियों ये लड़ाई हर उस वर्ग की लड़ाई है, हर उस इंसान की लड़ाई है जो अपने बच्चों के प्रति एक सौपन देखता है। हर माँ बाप का एक सौपन है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर मेरे से बड़ा अफसर बने, मगर सरकार कतई नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ लिख के सरकारी नौकरियां ले। ये सरकार की जन विरोधी, शिक्षा विरोधी नीति है और इस नीति के खिलाफ संविधान बचाओ मोर्चा आपके साथ, छात्रों के साथ तब तक कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा जब तक स्कूल यूनिवर्सिटी खुलती नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय भीम, जय संविधान। संविधान खट्टर मोदी शिक्षा विरोधी, शिक्षा विरोधी, शिक्षा विरोधी, खट्टर मोदी शिक्षा विरोधी, शिक्षा विरोधी, शिक्षा विरोधी। शिक्षा रोजगार दे न सके तो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। शिक्षा रोजगार दे न सके तो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आवाज दो, आवाज दो, छत्तर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे देश के अंदर अब ये पहली बार नहीं है, लगभग 2-2.5 साल से जब पहली बार कोरोना आया था उस टाइम के ऊपर भी अपना हालत देखे। मतलब पूरे देश के अंदर तो अपने देश के प्रधानमंत्री तो अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत करे और एक तरफ देश के अंदर मतलब महामारी बड़े स्तर के ऊपर फैल रही है। और उसी दौर के अंदर उस दौर को देखे या आज दौर को देखे आप, मतलब कोई भी फोन मिला कर देख लो आप, हर फोन के ऊपर कॉलर ट्यून लग रही है। पहला कह रहे 100 करोड़, फिर बोले 150 करोड़, और कल के अखबार की 157 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग ली। वैक्सीन लगने के बाद भी मतलब ये हालत पैदा हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कॉलेजों को, स्कूलों को सबसे पहले ताले लगाए हैं। क्यों लगाए? एक रिपोर्ट आई है अभी कल परसों, बोले बाकायदा कहा गया है कि ये मानसिक रूप से बच्चों को विकलांग बनाने का, मानसिक रूप से बच्चों को अपाहिज बनाने का एजेंडा सरकार का है। क्यों कर रही है सरकार ऐसा? क्योंकि सरकार नहीं चाहती, है पहली बार नहीं है, मतलब पूरे 7-8 साल के दौर के अंदर अगर बीजेपी के चरित्र को देखेंगे, पूरे देश के अंदर 3.5 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए। 3.5 लाख सरकारी स्कूल। नई शिक्षा नीति लेके आ गए। नई शिक्षा नीति के अंदर लिख दिया कि कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई परमानेंट मास्टर लगाने की, टीचर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको दिहाड़ी के ऊपर 500 रुपए लेक्चर के ऊपर मास्टर भर्ती कर लियो, कोई जरूरत नहीं पक्की भर्ती करने की। बोले सरकार ने फैसले कर दिए। और सरकार मतलब जो अभी मांग कर रहे हैं लोग कि रोजगार दो। अपने हरियाणा के अंदर अपन देख लिया क्या हालत रोजगार की है। मतलब बड़ी संस्था है वो एचपी, जो भी अधिकारी अपने बीच के अंदर आए थे सीटीएम साहब, पर उनको भर्ती करने वाली बड़ी संस्था है एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग। वो कमीशन जो आयोग है कोर्ट के अंदर जज लगाता है। एसडीएम, डीसी, तहसीलदार, सॉरी डीसी नहीं, तहसीलदार और एसडीएम लेवल की भर्तियां एचसीएस की भर्ती करता है एचपीएससी है। उसके सेक्रेटरी के पास कितने रुपए मिले? 1 करोड़ रुपए दफ्तर के अंदर मिले। आप सोच के देखो, लापा ये सोच रहा वो घरा सौदेबाजी कर ले, न्यारी बात है। दफ्तर के अंदर सौदेबाजी कर रहे हैं, कह रहे उसने खुद मान्या 37 बच्चों से पैसे ले रखे हैं कि कोरा पेपर छोड़ जाओ और भर्ती हो जाएंगे। वो कहावत हरियाणा के अंदर चापा उड़े खड़े रोजगार मांगनिया, चाहे अपने बड़े बुजुर्ग खड़े हैं जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं, ये अधिकारी जो लगे हुए हैं। मतलब हरियाणा के अंदर कहावत दिखाई देती है अपने को कि पेपर छोड़ो कोरा, एक नोटा का बोरा लाग जाएगा छोरा। ये हालत पैदा कर रखी है सरकार ने। तो आप सोच के देखो, वो रोजगार मांगनी भी ना पैदा हो, इसलिए पहले ही बच्चों को शिक्षा से बाहर कर दो। और जितने भी स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले टीचर है ना, आप प्राइमरी टीचर से बात करके देखना, कोई स्कूल के टीचर से बात करके देखना कि छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उनका जो मानसिक जो मतलब विकास के ऊपर जितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, इतना किसी ऊपर नहीं पड़ा। तो ये हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए पहली
सबसे पहली चोट सरकार जो है इन स्कूलों पे, कॉलेजों पे, यूनिवर्सिटी के ऊपर किन्ना ताला लगा दो। ये बहुत बड़ा हमला है, इसको हमें सोचना पड़ेगा और ये मांग पैदा करनी पड़ेगी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करना कोई हल नहीं है। इस बीमारी का इलाज करना सरकार की जिम्मेदारी है, ताले लगाना हल नहीं है। क्योंकि मतलब कितने सरकारी अस्पताल की हालत देख रहे हो, अपने फतेहाबाद चले जाकर देख लो। मतलब एक भी कर्मचारी, एक भी सिंपल आदमी जो ठीक ठाक बेहोता है सरकारी अस्पताल जानता को नहीं है, क्योंकि बड़े माड़े हालात हैं। और जिस टाइम पे कोरोना था, यही सरकारी अस्पताल के डॉक्टर थे जो जिन्होंने सारा काम किया है। प्राइवेट ने तो अपने बाट बंद कर लिए थे, और जो प्राइवेट में जितनी बड़ी लूट की दुकान बनी हुई है, और ये अपने सोचना पड़ेगा कि जो तो सरकारी डिपार्टमेंट है इनको बचाने की लड़ाई भी, क्योंकि सरकार छोड़ना नहीं चाहती। सरकारी स्कूलों में मैंने बता दिया, सरकारी जितनी कंपनियां हैं, बीपीसीएल, इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट, सारे वो प्राइवेट करने का धंधा छेड़ रखा है। सारे देश को बेचने की तरफ सरकार बढ़ चुकी है। तो हमने ये लड़ाई केवल स्कूल कॉलेज खोलने की पहली मांग है। स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे तो उसके बाद यू रोजगार भी मिलना चाहिए। ये सरकार जो देश बेच रही है, देश बेचने पर रोक लगे, इस बात की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। और ये पक्की बात है, इतिहास गवाह है, जब विद्यार्थी नौजवान लड़ता है तो सरकारों को अपनी मांग मानने पर मजबूर होना पड़ता है। इस बात को लेकर भी अब आंदोलन को तेज करेंगे आने वाले समय के अंदर, कि अगर स्कूल कॉलेज नहीं खोले गए तो बड़ा आंदोलन का विस्तार हो, और रोजगार की मांग को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर जाके संस्थानों के अंदर, कॉलेजों के अंदर की रोजगार की मांग को लेकर लड़ाई मजबूत करांगे। इन्हीं बातें आपने बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों देखो, मैं 2 मिनट की बात रखना चाहूंगा। शुरुआती दौर से हमें कमजोर बनाया जाता है। जिस तरीके से हम मकान बनाते हैं तो नींव मजबूत करते हैं कि नहीं करते, मकान की नींव मजबूत करते हैं, उस तरह से हमें कमजोर किस तरीके से बनाया जाता है। सरकार ने एक रूल बनाया कि पहली से लेकर 9वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। जब आप सोचो पहली से लेकर के 9वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और 10वीं 12वीं उसे पास नहीं होगी, वो स्कूल अपने आप छोड़ देगा। इस तरीके के हालात बने कि नहीं बने? हालात बन रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे बच्चों को अंगूठा छाप बनाया जा रहा है। और आज हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये हमें सोचना होगा, ये सरकारें क्यों नहीं चाहती? क्योंकि इनको पता है अगर ये अच्छे तरीके से पढ़ लिए, इनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली दे दी, तो ये पढ़े लिखे बच्चे कल को ये सवाल खड़ा करेंगे। इस तरह से हमें लगातार कमजोर बनाया जा रहा है। और साथियों, मैं तो ये और कहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने जो राजनीतिक जो कैरियर है ना, वो और मजबूत करो, क्योंकि जब राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे ना, तभी इस देश का विकास होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यही कहूंगा कि राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत जरूरी है। आज अपनी जो राजनीतिक जड़ें हैं उसको भी मजबूत करो, और मैं भी मजबूत कर रहा हूं। मैं भी एमपी का चुनाव आगे लड़ूंगा, मैंने एमएलए का चुनाव भी इलाहाबाद के अंदर लड़ा था। तो इन्हीं बातों के साथ सभी साथी यहाँ पर आए, सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, एक कॉपी है।